घोड़ा वर्ल्ड में आपका आना कैसे हुआ? हमने वो दौर भी देखा है कि साइकिल पे या मोटर बाइक्स पे पोलो खेलते थे घोड़े जाने के बाद में। टेंट पैगिंग आपने देखी होगी, घोड़ों पे करते हैं। जी। आज भी होती है टेंट पैगिंग, जीप पे करते हैं। हाँ, ये उस टाइम पे उदयपुर में ही ये ब्रीड हुआ था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडियन अश मीडिया यूट्यूब चैनल की खास पेशकश फ्रॉम द स्टेबल्स टू द स्पॉटलाइट। क्या आप जानते हैं राजस्थान का गौरव मारवाड़ी घोड़ा दुनिया की सबसे खास नस्लों में से एक है। आइए जानते हैं कुछ बहुत ही खास बातें मारवाड़ी घोड़ों के बारे में। इसके कान 180 डिग्री घूम सकते हैं। मारवाड़ी घोड़ों के कान अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जो कि दुनिया में बहुत दुर्लभ है। मारवाड़ी घोड़ों की खासियत है कि ये कम पानी में जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि अपने मालिक के लिए जान देने की वफादारी भी इन घोड़ों में पाई जाती है। मारवाड़ी घोड़े संगीत सुनकर अपनी चाल बदल देते हैं और इनकी सबसे खास चाल को कहते हैं रेवाल। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मारवाड़ी घोड़े रेवाल चाल चलते। दोस्तों, अंग्रेजों के समय ये नस्ल लगभग खत्म हो गई थी और क्योंकि मारवाड़ी घोड़े युद्ध में प्रयोग में आते थे, तो इन्हें युद्ध में होने वाले तलवारों, बम, गोलियों की आवाज से डर नहीं लगता, तो काफी सुरक्षित महसूस करता है सवार किसी भी परिस्थिति में मारवाड़ी घोड़े के ऊपर। मारवाड़ी घोड़ों के अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत भी बहुत ही जबरदस्त होती है। जैसा हम सब जानते होंगे, घोड़ों के अंदर कॉलिक की बीमारी बहुत ही जानलेवा होती है, मगर आप विदेशी नस्लों से जब इसे कंपेयर करेंगे तो मारवाड़ी घोड़े कम बीमार पड़ते हैं। और बात करें मारवाड़ी घोड़ों के एक खास चीज के बारे में, तो क्या आप ये जानते हैं कि मारवाड़ी घोड़ों को आधिकारिक दर्जा कब मिला था? जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर हैरान होंगे कि भारत सरकार से मारवाड़ी घोड़ों को आधिकारिक दर्जा सन 2008 में मिला था। तो अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे और आपको भी भारतीय घोड़ों पर गर्व है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और आज हम बात करने वाले एक खास शख्सियत से और दिखाएंगे उनके मारवाड़ी घोड़े। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंडियन अश मीडिया यूट्यूब चैनल पर और हमारी पेशकश फ्रॉम द स्टेबल्स टू द स्पॉटलाइट। तो आज हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न यूपी शामली में, जिसे आप कह सकते हैं जाटलैंड। यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में मिलवाने वाले हैं अजय हुड्डा जी से और दिखाएंगे उनका फार्म, जिसका नाम है कैवलरी रेंच। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे को आज अपना फार्म टूर कराने के लिए। तो सर, थोड़ा सा आप दर्शकों के लिए एक बार अपना परिचय और अपने फार्म का परिचय दे दीजिए। थैंक यू सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ पधारने के लिए, और आपके सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं अजय हुड्डा, और जिस जगह आप बैठे हैं ये मेरा अपना नेटिव प्लेस है, मेरा अपना गांव है। वेस्टर्न यूपी में पड़ता है गांव बनेड़ा और डिस्ट्रिक्ट शामली। ये दिल्ली से करीब मान के चलो आप 100 किलोमीटर की रेंज में है। और वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूँ, बट गांव से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अपने ही गांव में फार्म हाउस डेवलप किया। और घोड़ों वगैरह का शौक है, तो एक दो एनिमल भी हम लोगों ने इसी वजह से यहाँ पे रखे हैं। तो आपका घर, जो अगर आपका नेटिव प्लेस बोले, तो यहाँ से कितनी दूर है? बिल्कुल ये गांव से लगता हुआ है आपका फार्म? हाँ, ये गांव में ही है ऑलमोस्ट। ओके। मतलब आप ये मान के चलो कि 100 मीटर्स पे ही गांव शुरू हो जाता है। ओके, तो और बिल्कुल घर गांव, में ही है। हाँ बिल्कुल मेरा अपना गांव है। अपने आप बिल्कुल गांव के अंदर ही समझो आप। तो अदर देन दैट, आप मेरे ख्याल से गुड़गांव रहते हैं मैं गुड़गांव रहता हूँ। और एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप इस घोड़ा वर्ल्ड में आपका आना कैसे हुआ? कैसे, मतलब पहले घर में कोई घोड़ा पालता था या परिवार में कोई घोड़े रखता था? कैसे आपकी आना हुआ? आपको कैसे इंटरेस्ट जागा इसके अंदर? घोड़ों का तो ऐसा है, देखो हमारे यहाँ जाट फैमिलीज में तो पहले घोड़े होते ही थे। बेसिकली वो आने जाने के साधन भी होता था। और खेती बाड़ी में क्या है, जानवरों को रखा ही जाता है, बिकॉज इट इज़ ईजी उनके लिए। ग्रूमिंग और फीडिंग बहुत ईजी रहता है, सब कुछ घर में ही होता है अपने। तो एक तो ये है। दूसरा, मेरे फादर भी जो हैं वो आर्मी सर्व किए, उन्होंने कैवलरीज में रहे हैं। ओके। तो ठीक है, जब हम बड़े हुए, जब तक वहाँ घोड़े नहीं थे,
बट हमने वो दौर भी देखा है कि साइकिल पे या मोटर बाइक्स पे पोलो खेलते थे घोड़े जाने के बाद में। अच्छा। तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि पोलो पहले घोड़ों पे खेला जाता था, फिर घोड़े चले गए, उसके बाद बाइसिकल पे या मोटर बाइक पे हमने, मुझे अच्छे से याद है, मेरे होशों में है कि पोलो खेलते हुए मैंने आर्मी के लोगों को देखा है। टूर्नामेंट होता था। बाकायदा आप कह रहे हो टूर्नामेंट होता था जी, साइकिल जी, पे जी। या मोटरसाइकिल इंटर पे? हाउस, जैसे अपना इंटर हाउस मतलब कॉम्पिटिशन, हाँ। इंटर स्क्वाड्रन कॉम्पिटिशन होता है, उस तरह से होता था। क्योंकि वो शौक तो गया नहीं पोलो का और घोड़े रहे नहीं, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट बाइसिकल पे भी पोलो खेलते हुए देखा है मैंने अपने फादर को और उनके कलीग्स को, और मोटर बाइक पे भी हमने पोलो खेलते हुए देखा है। ये एक बिल्कुल नई चीज़ आज पहली बार सुनने को। और टेंट पेगिंग आपने देखी होगी, घोड़ों पे करते हैं। जी। ठीक है, आज भी होती है टेंट पेगिंग, जीप पे करते हैं। जीप पर? जी हाँ, एक ड्राइवर होता है, जीप ड्राइव करता है, और सेकंड बंदा होता है जिसने टेंट पेगिंग, वो जीप से टेंट पेगिंग करता है। घोड़े नहीं है, लेकिन खेल अभी भी चल रहे हैं। नहीं, घोड़े पे तो टेंट पेगिंग अभी भी हो रही है, अभी हाल में ही नेशनल खत्म हुआ है। हाँ, नहीं, जिन यूनिट्स में पहले थे, अब नहीं रहे उनके पास घोड़े, तो वो लेकिन वहाँ वो पर स्पोर्ट्स उन्होंने छोड़ी नहीं है अभी तक। ये भी कमाल की बात है। ये भी कमाल की बात है क्योंकि घोड़े के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ-साथ अगर जीप पे कर रहे हो तो आप आपका ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यस। ड्राइवर का ध्यान ज़रा-सा भटका नहीं तो गैप बन जाएगा। तो आपकी शुरुआत ठीक है, आप क्योंकि सर जो थे वो आर्मी से हैं और आपका बचपन शायद वो सब चीज़ें देखते हुए बड़ा हुआ। जी। तो आपने कितने साल पहले ये अश्व अपने पास लेके आए? अंदाज़न 3.5 साल पहले। ओके, हुँ, काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम बाद आपने हुँ। इसको स्टार्ट किया। तो क्या सोच के आप एंटर हुए? तो कई कई रीज़न थे उसके। एक तो जैसे हमारे बच्चों को हॉर्स राइडिंग का शौक है। तो एक आइडिया था कि फिर सिटीज़ में तो ये पॉसिबल नहीं है। ख़ैर, उन्होंने लर्निंग की, जो जहाँ-जहाँ हॉर्स राइडिंग होती है। बट एक अपने हॉर्स रखना, फिर लाइफ़ टाइम एक, अगर उनको मतलब एक हॉबी है, तो उसके साथ फिर उनको एनिमल भी चाहिए, घोड़े भी चाहिए, और सिटीज़ में तो ये सब हो नहीं सकता है पॉसिबल। एब्सोल्यूट। और अपने पास गाँव में प्रॉपर्टी है, खेत हैं, जगह है, तो हमने फिर यही सोचा कि अपना ही एक फार्म डेवलप कर लेते हैं। यहीं पे अपने बच्चे, अपने घोड़े भी रख लेंगे, और हम लोगों ने शुरू में 2 छोटे कोल्ट खरीदे, ओके, ताकि हमें उनकी ग्रूमिंग का पूरा आइडिया हो जाए। ठीक है। फाइनेंशियली भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े आपके ऊपर, और आपको कैसे ग्रूम करते हैं। 6-6 महीने के बच्चे हम लाए, उनको हमने पाला, और आज ऑलमोस्ट 4 ईयर्स की रेंज में हो गए हैं। तो एक वो भी लर्निंग, भी हमने प्रैक्टिकल लर्निंग भी अपने खुद ही की है। तो आप दर्शकों को ना अपना एक्सपीरियंस बताओ क्योंकि आप बहुत यंग एज के बच्चे ले आए, 6 महीने का बच्चा हुआ, मतलब जनरली हुँ, उसने दूध पीना खत्म ही किया है। हुँ, तो ये जो 3 साल का साढ़े 3 साल का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, एक बच्चा लेके आना और उसको एक स्टेलियन तक पहुँचाना, उसको बड़ा करना, हुँ, तो क्या-क्या आपको मुश्किलात आई? यहाँ पर क्योंकि अब हुँ। हम थोड़ा-सा दिल्ली से बाहर हैं, तो क्या-क्या चैलेंजेस थे आपके लिए उसको क्योंकि आप काफ़ी टाइम बाद घोड़ा रख रहे थे या ये कह लें कि बिल्कुल बच्चे से स्टार्ट किया, तो आपके क्या चैलेंजेस थे वो थोड़ा-सा आप दर्शकों को बताएँ? अ, देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि जब आप कोई काम करते हैं, उसको, उसके लिए फिर आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो हम अपना काम करते हैं, तो आप डेली तो आ नहीं सकते। जी, तो इनिशियली, अच्छा, मेरे को फैमिली सपोर्ट भी था। मेरे कज़न यहाँ रहते हैं, मेरे पेरेंट यहाँ रहते हैं। तो बहुत बड़ा सपोर्ट तो वो है कि आपने बच्चे खरीद लिए, फिर यहाँ पे उनकी देख-रेख में वो पल रहे हैं। हम तो सातों के सातों दिन हफ्ते में नहीं रह सकते यहाँ। तो लेकिन फिर भी इनिशियली मैंने 15 दिन में आना शुरू किया। एक वीकेंड में छोड़ के, एक वीकेंड पे मैं 2 दिन के लिए आता था। धीरे-धीरे जैसे बच्चे ग्रो करने लगे, फिर वीकली, अब तो राइडिंग-वाइडिंग भी होती है, तो वीकली ही आते हैं हम लोग। ओके। तो डॉक्टर्स वगैरह की सुविधा यहाँ पर है मतलब? डॉक्टर, आप ये मान के चलो, क्योंकि ये गाँव देहात का एरिया है, तो एनिमल्स के लिए डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप ये मानो कि जो घोड़े भी लोग रखते ही हैं, भले वो बग्गी चलाते हैं या
टांगा चलाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी तो थोड़ा एक्सपोजर तो है डॉक्टर्स को। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं। हम एकदम 100% मतलब मैं 50-60% तो मार्क्स दे ही दूंगा कि वो हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को, तो सफिशिएंट है टू स्टार्ट इमीडिएटली विद। ऑन कॉल अवेलेबल है? हाँ, इमीडिएटली जैसे हमारे गांव में एक डॉक्टर बैठता है, ओके। तो थोड़ा इनिशियल वो हेल्प कर सकता है। फिर यहाँ से 2 गांव छोड़ के है, वो ही इज स्पेशलाइज्ड ओनली इन हॉर्सेस, ठीक है। वो तो आज फोन करोगे तो हो सकता है सुबह आएगा, लेकिन ये डॉक्टर वो डॉक्टर आपस में बात करके काफी कुछ प्राइमरी प्राइमरी, हाँ, काफी कुछ कर सकते हैं। सो बेसिकली उस तरफ से आप थोड़ा सा निश्चिंत हैं कि बहुत से लोग जो है फार्म खोल लेते हैं और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो उनको एक स्ट्रगल रहता है। हाँ, देखो इसमें एक चीज है, जैसे आपने बोला ना, फार्म खोल के स्ट्रगल तो आएगी, लेकिन कोई भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें रिसोर्सेज तो आपको पहले देखने चाहिए। मैन पावर, मटेरियल, फिनेंस, सारे रिसोर्सेज आप होंगे तभी। अब गांव है तो ये सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है भाई, आपको लेबर भी मिल जाएगी, आपको डॉक्टर भी मिल जाएगा। अब शहर में आपको घोड़ों का या भैंसों का डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है, गांव में आसान है। चारा भी आपको आसानी से मिल जाएगा, जगह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये चीजें मेरे लिए भी काफी सरप्राइज होता है। कई बार मैं देखता हूँ कि दिल्ली में लोगों ने घोड़े पाले हुए हैं, एक छोटा सा प्लॉट ले लिया, उसमें रख लिए, तो वहां पे रिसोर्सेज, चारा कहीं से आ रहा है, मंडी से चारा आ रहा है, तो बहुत मुश्किल है वो चीजें। यहाँ इतना मुश्किल नहीं पड़ता। अच्छा, एक जो बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, जो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि इंडिया में जितने भी पशुपालक हैं, अगर उनके पूछोगे तो वो एक प्रॉब्लम को कॉमनली एक बार चीज बोलेंगे, ग्रूम्स अवेलेबल नहीं है। आपको ग्रूम्स को लेके कितनी दिक्कत परेशानी? ग्रूम्स मेरे पास जो अभी लड़के हैं, मैं कहूंगा कि ये 3rd बैच है मेरे पास 4 साल में, 3.5 साल में, ठीक है। पहले एक बच्चा हमारे पास आया, हमने उसको रखा, वो 4-5 महीने बाद बोला मैं छुट्टी जा रहा हूँ, 5 दिन में आ जाऊंगा। 5 दिन हमने कहा ठीक है, मैनेज कर लेंगे, 5 दिन में तुम आ जाना। बट समाओ वो नहीं आया, फिर हमें दूसरा करना पड़ा। वो भी 4-6 महीने में बाद छुट्टी गया, नहीं आया। फिर हमें एक ये लड़का मिला, वो अच्छा रुका साल भर। फिर साल भर रुका, फिर काम बढ़ा थोड़ा, तो उसने कहा मैं अपने भाई को ले आता हूँ, तो वो 2 लोग हो गए। तो ये जो लड़के हमारे पास आज की डेट में है, ये करीब आप मान के चलो कि 2.5 साल से हमारे पास है। ओके। और 2.5 साल में दे आर नाउ लाइक फैमिली मेंबर्स, छोटे भाइयों की तरह रह रहे हैं। अचीवमेंट है, क्योंकि हाँ, 2-2.5 साल आज की डेट में कोई रुक के राजी नहीं है। वो सब देखो, चैलेंजेस सबके साथ हैं, परिवार सबका है। आप समय पे पैसे देते रहो, टाइमली इंक्रीमेंट करते रहो। अगर भाई बोला है तो भाई की तरह बिहेव भी करो, है ना? तो अगर आप ठीक उसको है, परिवार का सदस्य अगर समझकर हाँ, रखोगे तो हाँ, हो सकता है वो भी उसी तरीके से हाँ, रिस्पॉन्ड करे। यस। तो बाकी मैं ये मानता हूँ कि मान लो 100% लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो 60-70 तो इक्वली रिस्पॉन्ड कर ही जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो आपने 10 लोगों के साथ बिहेव अच्छा किया, हो सकता है 3 भाग जाएंगे, 7 तो रुकेंगे ही आपके पास। डेफिनेटली। तो ठीक है, हर समय हर सिचुएशन में आप राइट नहीं हो, बट प्रोबेबिलिटी इज हाई। तो सर, जो स्क्रीन पर अभी बच्चा है हमारे सामने, ये चेस्टनट कलर का, थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बताओ। इसकी क्या एज हो गई, क्या इसकी पेडिग्री है, क्या लाइनेज है? ये इसका नाम चेस्टर है, देवली लाइन का है। ओके। और इसका जो सायर है वो एएच स्टड फार्म पे राजा स्टैलियन, एच स्टड फार्म पे राजा स्टैलियन। और राजा का सायर है विजय देव, जो प्रवीण जी कोठारी जी के पास ओके। में, उदयपुर में। आपके पास तो मतलब एक बड़ा ही नया ब्लड लाइन कह लो, देवली ब्लड लाइन से तो है, बट कोठारी जी इतनी आसानी से अपने ब्रीडिंग कराते नहीं है बाहर। उनके यहाँ से जानवर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये उस टाइम पे उदयपुर में ही ये ब्रीड हुआ था। इसका माँ जो है वो काले रंग की थी, और वो तो आपको पता ही है, सेम फादर भी सेम कलर है, तो ये अपने और दादा भी सेम कलर है। पंचकल्याण है ये। ओके। पीछे 2 सॉक्स बहुत तीन डिसेंट, सॉक्स आगे का ठीक एक हैं, सॉक्स है और एक में नीचे मार्किंग है। मार्किंग।
3 सॉक्स ऑलमोस्ट बराबर हैं। और इसकी एज क्या होगी? एज ये अभी 4 इयर्स है टेंटेटिव। 4 साल के हिसाब से तो बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ है ये, बिल्कुल। ये सब ग्रूमिंग का है बेसिकली ना। आप मतलब कोई भी इसको राइड कर सकता है, कोई भी बच्चा भी इसको पकड़ सकता है। कहीं भी आप इसको टच कर लो, कैसे ही कर लो आप, कोई कुछ नहीं कहने वाला है पूरा। ये रेयर ही है, आजकल तो ये ऐसा कम ही दिखता है। ये सब ग्रूमिंग का है एक्चुअली। दोस्तों, ये हम बहुत से शोज में जाते हैं, बहुत सी वीडियोस में देखते हैं, एक भ्रांति फैला दी गई है कि घोड़े के अंदर तेजी, एग्रेशन, अगर उसके अंदर एग्रेशन नहीं है तो वो घोड़ा अच्छा नहीं है। देखिए, ब्लड लाइन जो पुराने जमाने में लोग मेंटेन करते थे, वो क्योंकि घोड़े को काम के लिए यूज करते थे, तो उसकी ब्लड लाइन भी उसी पर्पस के लिए होती थी। युद्ध के घोड़े हैं, आपके राइडिंग के पर्पस के लिए घोड़े हैं, हर पर्पस के लिए अलग घोड़ा यूज होता था। और उसका इस चीज का बहुत ध्यान किया जाता था कि उसका नेचर कैसा है, घोड़ा अग्रेसिव तो नहीं है, मारेगा तो नहीं, अपने सवार को पटक तो नहीं देगा। आज क्योंकि एक शो पीस, सर कंफर्म करेंगे इस बात को, क्योंकि एक शो पीस बन के रह गया है, तो हम इसको बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जबकि घोड़ा इसी तरीके, देखिए 4 साल ऑलमोस्ट कर चुका है ये बच्चा। अब मैं इसे कहीं भी हाथ लगा रहा हूँ, पुट्ठों पर, पैर पर, कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल कामली खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसकी बच्चे की। तो इस तरीके का घोड़ा होना, इस तरीके का आपके पास अगर पशु है, तो ये देखिए मैं इसकी पूंछ भी पकड़ ले रहा हूँ, तो कुछ नहीं है। स्टेलियन कितने प्यार से खड़ा हुआ है। अभी ये ब्रीडिंग पे सर चालू करा है इनको, या अभी सिर्फ आप राइडिंग के लिए यूज करते हैं? नहीं, ब्रीडिंग अभी नहीं, क्योंकि अभी बच्चे हमारे राइडिंग करते हैं। ओके। तो जब तक वो लोग राइडिंग करेंगे, जब तक तो हम लोग ब्रीडिंग के बाद थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होने का डाउट रहता है घोड़े का, तो उसका रिस्क कभी नहीं लेना चाहते। तो अभी इनका रूटीन क्या रहता है? अब जैसे आपने बताया, आप हफ्ते में 1 बार 2 दिन के लिए आप आते हो, बच्चे हाँ, भी साथ में ही बच्चे भी आते हैं? आते हैं, वो लोग राइडिंग करते हैं। ओके। और बाकी टाइम हमारे लड़के हैं, वो लोग इनकी देख रेख करते हैं। 1-2 बार वो लोग भी लंजिंग वगैरह तो डेली हाफ एन आवर, मॉर्निंग में हाफ एन आवर, इवनिंग में रहती है। कुछ टाइम धूप में छोड़ देते हैं, बाकी स्टेबल्स में रहते हैं। इसकी हाइट क्या हो चुकी होगी अभी तक? ये हाइट करीब 63 क्रॉस कर चुका है। तो आपको लग नहीं रहा कि आजकल तो 70-72 वाला जमाना है, 63 पे कैसे काम चलेगा? वो ठीक है, वो 70-72 तो एनिमल की हाइट, घोड़े की क्या है कि जो पर्पस है बेसिकली, मान लो राइडिंग है, अब मेरे से ही ना चढ़ा जाए 65-66 के घोड़े पे, तो उसको कैसे क्या करेंगे उस घोड़े का, ये बताओ आप। ठीक है, हाइट है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है जिनके पास है उनके लिए प्राइड है, बट घोड़ा तो 64-65 मैक्सिमम, बस इससे ऊपर फिर तो आप राइडिंग करके कहीं जा रहे हो, आपको डिसमाउंट होना पड़ जाए, फिर आपको माउंट होना पड़ जाए, आप कैसे उस घोड़े पे चढ़ोगे? माउंटिंग चाहिए कहीं से, फिर कोई ढूंढोगे आप चबूतरा या कोई मुंडेर जिसमें चढ़ के आप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे। और इसकी डाइट का क्या सीन है? डाइट हम लोग मार्केट में डाइट हम लोग तो सिंपल घर पे ही अपने अपने खेतों में जो उगता है या जो नहीं उग रहा है उसको मार्केट से ले आते हैं। जो पुराने जमाने से डाइट चली आ रही है वही मिक्स करके हम लोग देते हैं, जिसमें जौ, जई, चना, चोकर, सर्दियों में थोड़ा बाजरा दे दो, थोड़ी सोयाबीन डाल दो उसमें, ऐसे मिक्स करके एक रेशो में ओके वही दे देते हैं। और थोड़ा चने का छिलका दे दो फाइबर के लिए, थोड़ा गेहूं का छिलका दे दो, अगर थोड़ा लेफ्ट आउट खाना वाना नहीं खा रहा है तो उसमें बाद में ऐड ऑन करते और रहते ये हैं। जो तरीके की फीड आ रही है आजकल, तो ठीक है, हम लोगों ने आपने try ज्यादा करके देखा? ज्यादा एक्सपीरियंस, मैंने एक फीड एक बार किसी से ली थी, बट उसमें कंटेंट जो था ना वो मतलब ज्यादा जो है रफेजी था, मतलब ओके। आप अगर डेंसिटी भी देखो ना उसकी, मान लो आप चने का चोकर या उसके कट्टे को उठाओ तो उसमें क्या वजन होता है, चने को उठाओ तो क्या वजन होता है, तो साइज उतना ही है और वेट उसका 30-40 किलो है, एक मतलब 100 किलो में 30, तो मान के चलो कि उसमें रफेज ज्यादा है, मटेरियल कम है। तो हमारे घर वालों ने सब ने कहा कि ये तो भूसा ही भूसा है, क्या करना है इसका, खुद ही बना लेंगे। ठीक है, बहुत लोग अच्छे बता भी रहे हैं, रिजल्ट्स भी दे रहे हैं, बट हमने ज्यादा एक्सपीरियंस किया नहीं है उसको। और इनको कहीं शो वगैरह में ले जाने के लिए प्लान्स? नहीं, हम लोगों ने तो घर पे रखे हुए हैं, हमारा अपना पर्सनली इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ शो और वो सब में तो हम बिलीव नहीं करते। आजकल एक फैशन चला हुआ है घोड़ों की हाइट को बड़ा चढ़ा के बताना। तो आप
आपने जब ये लेके आए या एज को छुपा के बताना, आप हम्म। क्योंकि आप भी हमारे साथ दिल्ली एनसीआर ग्रुप में हो, तो आजकल काफी जगह चर्चा चल रही है, लोग एज के अंदर घोड़ों की बड़ा घपला कर लेते हैं। जब तक दो दांत नहीं हो रहा तब तक आप कुछ भी आपको बता पकड़ सकते हो, पाना बहुत मुश्किल है। और जब तक 4 दाँत नहीं हो रहा, जब तक भी आप कुछ भी बोल सकते हो। बीच में स्लॉट है आपके स्लॉट है पास। आपके पास। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड ठीक है इस शॉप के नहीं, लिए? नहीं, ठीक या देखो, आपने जब ये लेने से पहले आप जब मार्केट में गए तो क्या कुछ ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस ये किया? देखो झूठ और गलत जो होता है ना, वो तो गलत ही होता है ना? तो सही तो किसी भी एंगल से नहीं कह सकते, भाई ठीक है। अब एनिमल का क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि बड़ा एनिमल बिकेगा, एज कम बता दो, मान लो 1 साल के बच्चे की 6 महीने बता दी, तो 1 साल आपको हाइट दिखेगी, बोले जी 6 महीने का बच्चा है, आप ज़्यादा पैसे दे के खरीद लोगे, हैं? तो ये बेसिकली गलत है। बाकी पता आजकल चल ही जाता है सोशल मीडिया पे और हाँ, फ्रेंड सर्कल से, आपने उसकी थोड़ी-सी कोई भी एनिमल लेने जा रहे हो, उसका थोड़ा-सा हिस्ट्री थोड़ी-सी देख लो, उनके फ्रेंड सर्कल के सारे पीछे के यूट्यूब और सारी चीज़ें देख लो, तो आपको पता चल ही जाएगा कब क्या हुआ है। क्योंकि अभी एक बड़ा सुनने में आया, वो 17 महीने का बच्चा किसी ने खरीदा लास्ट टू लास्ट पुष्कर में, हुँ, और वो इस पुष्कर में वो 2 दाँत कर गया। हुँ। तो काफ़ी उसके ऊपर हंगामा हो रहा था कि भाई बड़े ब्रीडर से लेने के बाद भी ये गड़बड़ें हो रही हैं। तो हुँ। लोग जो ये ट्रेंड में है कि किसी छोटे स्टड फार्म के पास या किसान के पास ना जाके बड़े-बड़े जो ब्रीडर्स हैं, उनके पास जा रहे हैं। तो उसको लेके नहीं, आपका क्या? इम्पोर्टेंट पेडिग्री इम्पोर्टेंट है ना एनिमल की। एनिमल की ब्यूटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और उसकी शालीनता इम्पोर्टेंट है। अब आपको घोड़ा हाथ ना लगाने दे, बाइट कर जाए, पैर उठा ले, है ना? तो क्या इम्पोर्टेंट है? आप एनिमल खरीद रहे हो कि आप रिस्क खरीद रहे हो? तो आप ये देखो कि किसके पास खड़ा है। अब किसानों के पास घोड़े खड़े हैं, तो वो बहुत अच्छे से ग्रूम होते हैं, वो फैमिली मेंबर बच्चे उनके बीच में घूमते रहते हैं, तो वो उतने ही शांत मिलेंगे आपको। ब्रीडर्स के पास घोड़े खड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरे हैं, बट आप एक फार्म पे 40-40 घोड़े हैं, तो 40 आदमी तो नहीं है ना? नहीं, हुँ, आप 20 आदमी एक भी नहीं है। आदमी से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 3 घोड़े दिखा दोगे। 3 घोड़े के बस, बाद बस। आप अगर एक ग्रूम लगा रखा है 3 से ऊपर, हुँ, तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिलेगा और घोड़े की भी ग्रूमिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। ये तो फैक्ट है। एक बारी मैं बोलूँगा इसके दिखाओ, कान बहुत सुंदर है। छोटा कान है बहुत ही छोटा कान है। चेस्टर, कान कनौती मिलती हुई। ब्लेज़ भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट है, नोज़ पे ही आ रहा है, दाएँ-बाएँ ज़्यादा नहीं भाग रहा है। अमूमन क्या होता है, ब्लेज़ यहाँ से शुरू होता है और फिर वो हुँ। नोज़ पे आके अपना स्प्रेड कर जाता है कई घोड़ों का। 3 सॉक्स इसके बिल्कुल बराबर हैं, जो डिसेंट सॉक्स का साइज़ होना चाहिए। तो सर मेरा जो आप आजकल जब इस वर्ल्ड में आ गए हो तो यहाँ के सारे प्रोस कॉन्स सब आपकी नज़रों में आ ही रहे होंगे। आजकल शोज़ में भी बहुत कहते हैं कि धाँधली हो रही है, अभी पीछे 1-2 शोज़ हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पर्टिकुलर शोज़ का। और जजेस के ऊपर काफ़ी ब्लेम आता है कि वो पर्टिकुलर किसी जान-पहचान वाले को जिता देते हैं या शो पहले से ही फिक्स्ड होता है, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं या कोई है उसी को ही जिताते हैं। तो इस सब के बारे में आपका क्या विचार है? मतलब क्या ये भी सही प्रैक्टिसेज़ है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हम यहाँ से आगे मारवाड़ी घोड़ों का फ्यूचर क्या देखते हैं? अगर यही सब होता रहा, जैसे हमने एक इंसिडेंट डिस्कस किया कि भाई ऐज में खेल जा रहे हैं, किसान या कोई और अश्वपालक, छोटा अश्वपालक मेहनत करके रिंग में लेके जा रहा है, वहाँ पे भी उनके साथ थोड़ा-सा हेरा-फेरी, धोखाधड़ी हो रही है। तो अगर यही चलता रहा तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों की वज़ह से हमारा फ्यूचर क्या रह जाएगा मारवाड़ी घोड़ों का? क्योंकि राइडिंग तो होती नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में तो अब यूज़ होता नहीं है घोड़ा। नहीं देखिए, जो प्रैक्टिस है और जो अगर हो रहा है तो गलत ही। और आपको ट्रेंड तो ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए कि 5-7 बड़े-बड़े ब्रीडर्स तो अपने घोड़े रिंग में लगाना ही बंद कर दिया, जी, बिल्कुल। है ना? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? फेयर हो नहीं रहा है। कहीं किसी की सेटिंग हो जाती, कहीं किसी की क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो क्वेश्चन ना उठे उस पे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है जो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। ये ज़िम्मा उन पे जाता है। उनकी पब्लिसिटी या कोई भी काम आप कर रहे हो उसका दामोदर आपके ऊपर है कि बाद में लोग आपको क्या कह रहे हैं, आपने क्या किया, कैसे हुआ। तो
कुल मिला के अगर लोग शो से किनारा करना शुरू कर दिया है, तो आप ये समझ लो कि गलत तो है ही, कुछ तो गलत हो रहा है, नहीं तो सब लोग को आना चाहिए। तो चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे पिछले साल भी हुआ, मैं बिना किसी शो का या ऑर्गेनाइज़र का नाम लिए बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर कुछ एक शो हुआ, उसमें कमियाँ मिली, सेम एक ही जज को लेके एलिगेशन लगे। फर्स्ट टाइम होने की वजह से वो शायद इग्नोर हो गया। अब सेकंड ईयर हुआ, सेम वही कहानी दोबारा से हुई। तो कहीं न कहीं क्रेडिबिलिटी जो है उस ऑर्गेनाइज़र की भी खराब हो रही है। सही है सर? और इससे हमारे मारवाड़ी घोड़ों के भविष्य पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर यही चीज़ें होती रही कंटिन्यू, तो शायद उन रिंगों में घोड़े आने बंद हो जाएँगे। और जब घोड़े आने बंद हो जाएँगे तो अल्टीमेटली घोड़ा पालन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो शायद उन बड़े ब्रीडर्स को उतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, पर जो छोटा किसान या छोटा पशुपालक है उसके रोज़गार पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री के अराउंड बहुत सी चीज़ें हैं, लोग फीड बेच रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। घोड़ों का साजो-सामान बेच रहे हैं, तो उनके काम पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज़र्स को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में हम अजय जी से जानेंगे एक और हमारे बहुत ही बेहतरीन अबलग बच्चे के बारे में, और साथ ही साथ हम करेंगे अजय जी के कैवलरी रेंच का पूरा फार्म टूर और दिखाएंगे आपको कि क्या-क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। तो वीडियो के अगले भाग को देखना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।